थ्योरम 3। इस थ्योरम को समझने के बाद इसकी हेल्प से हम सैंडविच थ्योरम को समझेंगे। लेट f and g be two real valued functions। ओके, मतलब fx और gx दो फंक्शंस हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस विद द सेम डोमेन, उनका डोमेन सेम है, सच दैट fx इज लेस देन इक्वल टू gx। मतलब fx gx से या तो छोटा है या तो बराबर है फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन। जो भी हमने डोमेन लिया उसमें सभी वैल्यूज के लिए fx gx से छोटा है, बराबर है। जो हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि नीचे fx है और ऊपर gx है, और fx हमेशा gx से छोटा है और एट पॉइंट a वो उसके बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही जगह आके मिल रहे हैं। For some a, if both limit x tends to a fx and limit x tends to a gx exist, दोनों अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो fx की जो लिमिट है और gx की जो लिमिट है उनको कंपेयर करेंगे तो fx की लिमिट हमेशा gx से छोटी या बराबर होगी। वो हमें इधर पे भी दिख रहा है कि इस केस में अगर हम लिमिट लेंगे तो हमें ये पॉइंट लिमिट की वैल्यू मिलेगी जो बराबर है fx और gx में। लेकिन सपोज हम कोई और पॉइंट लेते हैं, एक ये पॉइंट लेते हैं और उसी x के लिए हम ये पॉइंट लेते हैं, तो fx की जो लिमिट की वैल्यू होगी वो कम रहेगी, ये रहेगी, और gx की लिमिट की वैल्यू ये रहेगी। थ्योरम 4, सैंडविच थ्योरम। लेट f, g and h be real functions such that fx is less than equal to gx is less than equal to hx। मतलब fx हमेशा छोटा रहेगा, gx उससे बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, और hx उससे बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा फॉर ऑल x इन कॉमन डोमेन ऑफ द डेफिनेशन। मतलब तीनों का जो भी कॉमन डोमेन होगा उस रेंज में ये फॉलो होगा। तो हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि fx सबसे छोटा है, gx उससे बड़ा है और hx उससे बड़ा है या तो बराबर है एट x इक्वल्स a, इस पॉइंट के ऊपर इन द कॉमन डोमेन ऑफ द डेफिनेशन। फॉर सम रियल नंबर a, इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स l, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले ली l, इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू a hx, मतलब जो सबसे छोटा फंक्शन है और जो सबसे बड़ा फंक्शन है जिसकी सारी वैल्यू सबसे बड़ी है, उनकी लिमिट्स की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो देन लिमिट x टेंड्स टू a gx इक्वल्स l। ये ऑब्वियस है कि gx की भी लिमिट उस पॉइंट के ऊपर l होगी, मतलब वही वैल्यू होगी जो सबसे छोटे और सबसे बड़े फंक्शंस के लिए आ रही है, क्योंकि ये फंक्शन तो दोनों के बीच में है और अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो बीच वाले फंक्शन की वैल्यू भी सेम ही आएगी, मतलब वो दोनों के बीच में सैंडविच हो जाएगा। और हम इस पॉइंट के ऊपर वो देख भी सकते हैं कि जो hx है और जो fx है इन दोनों की लिमिट की वैल्यूज अगर सेम है तो उस पॉइंट पे इसकी लिमिट की वैल्यूज भी सेम होंगी। इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आता है कि cos x is less than sin x by x is less than 1 in the range of 0 is less than x is less than pi by 2। मतलब 0 से 90 डिग्री या 0 से pi by 2 रेडियंस तक x की वैल्यू अगर लेंगे तो sin x by x ये सैंडविच्ड है 1 और cos x के बीच में, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी है ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी वैलिड है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 0 से -π/2 तक के लिए, तो हम इधर पे मॉड्यूलस भी लगा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 0 से π/2 की वैल्यूज लो x की या 0 से -π/2 की वैल्यूज लो, सारी वैल्यूज में ये इनइक्वालिटी वैलिड है। थ्योरम 5, द फॉलोइंग आर टू इम्पोर्टेंट लिमिट्स। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल्स 1। ठीक है, तो इसका प्रूफ कैसे होगा? हमने इसके पहले थ्योरम 4 मतलब सैंडविच थ्योरम में पढ़ा कि जो sin x by x है, यहाँ पे भी हमने sin x by x लिया है ना, जो sin x by x है वो 0 और 1 के बीच में सैंडविच रहता है इन द रेंज ऑफ
0 to π/2, इधर पे मॉड्यूलो भी ले सकते हैं। ओके, अभी अगर हम देखें तो हमने लिमिट किस पे लगाई है, x टेंड्स टू 0। इस केस में cos x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x क्या होता है, अगर हम x को 0 की तरफ ले जाएंगे तो cos x का ग्राफ ऐसा बनता है, यहाँ पे x 0 है तो cos 0 क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, क्योंकि x 0 की तरफ लेके जाएंगे तो हमें जो cos x है वो 1 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। और सैंडविच थ्योरम से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि छोटा फंक्शन और जो सबसे बड़ा फंक्शन है, अगर उन दोनों की लिमिट सेम हो रही है, क्योंकि इसकी लिमिट भी सेम होगी, क्यों, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लाइन है, ये तो सारी वैल्यूज पे इसकी लिमिट 1 ही होगी। तो cos x की लिमिट 1 है एट x इक्वल्स टू 0, 1 की लिमिट 1 है एट x इक्वल्स 0, तो sin x बाय x की लिमिट भी 1 होगी एट x इक्वल्स 0 बाय सैंडविच थ्योरम, हेंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। सेकेंड लिमिट पे आ जाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस x अपॉन x इक्वल्स 0। अब इस केस में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 माइनस कॉस x इक्वल्स 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ये कैसे आई, अगर हम cos 2x की वैल्यू निकालें तो वो क्या होती है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ से आ गया और एक पहले से था। अब हम 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x। अभी हमने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर x को लेफ्ट साइड लेके गए और cos 2x को राइट साइड लेके आ गए, तो cos 2x माइनस में आ गया। ओके, एंड साइन स्क्वायर x पॉजिटिव हो गया। अभी हमारे पास एंगल है यहाँ पे 2x, तो इसलिए यहाँ पे उसका आधा एंगल है। अगर एंगल हम लेंगे x, अगर हम x एंगल लेंगे तो यहाँ पे एंगल आधा हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया। आइडेंटिटी कैसे आई, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस x अपॉन x। इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन x। ठीक है, अभी ये जो 2 है इसको हम x के नीचे लेके आ सकते हैं। क्यों लेकर आएंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट आइडेंटिटी में पढ़ा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x की वैल्यू 1 होती है। तो हम उसी फॉर्मेट में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर x बाय 2 है, अगर हम इसको लिख दें लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय 2, और हमारे पास एक और साइन x बाय 2 है क्योंकि साइन स्क्वायर x बाय 2 है ना, अपॉन x बाय 2, 2 नीचे लेके आ गए क्योंकि, तो ये जो फॉर्मेट है ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी का फॉर्मेट है। तो हमारे पास लिमिट तो पूरे टर्म की है, तो हम मल्टीप्लिकेशन में लिमिट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय 2, मतलब साइन ऑफ सम एंगल अपॉन दैट पर्टिकुलर एंगल इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x बाय 2। ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू 0 साइन x बाय 2 है ना, तो अगर हम साइन x बाय 2 में x की वैल्यू 0 की तरफ लेके जाएंगे तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। अब ये x की वैल्यू 0 है y एक्सेस, तो यहाँ पे y की वैल्यू भी 0 हो रही है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि साइन 0 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ती है तो साइन की वैल्यू भी 0 की तरफ बढ़ती है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हम इसको सॉल्व, हम इसमें भी आइडेंटिटी लगा लेते अगर एक और x की वैल्यू होती है हमारे पास डिनोमिनेटर में तो, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और ये 0 होगा तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या होता है, 0। तो हेंस प्रूव्ड लिमिट x टेंड्स टू 0
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इक्वल, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कि इस स्टेप में x टेंड्स टू 0 था, लेकिन इस स्टेप में x/2 है यहाँ और x/2 है, और हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है, जो हमारी लिमिट का टेंडेंसी रहता है ना, जैसे यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे x होना चाहिए, बट यहाँ पे तो x/2 है, तो सिंस x टेंड्स टू 0 है तो x/2 भी 0 की तरफ जाएगा। तो ये हम इम्प्लिसिटली लिख नहीं रहे थे, बट हमारा मतलब वही था कि x/2 0 की तरफ जाएगा। यहाँ पे भी हम x/2 0 की तरफ जाएगा ऐसा लिख सकते हैं।